हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फैसल रशीद और ये है सेल्फ स्टडी नाउ। स्टूडेंट्स देखिए, हम लोग एक्सरसाइज 31 को कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे और हम लोग अभी क्वेश्चन 20 तक को सॉल्व कर चुके हैं। 1 से लेकर 10 तक किया, फिर 11 से लेकर के 20 तक किया। अब देखिए हम 21 से लेकर के 30 तक या फिर जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का उसे भी हम इसमें इंक्लूड करके सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आई रिगार्ड दैट मैन एज लॉस्ट, फिर ब्लैंक स्पेस है और इसके बाद लिखा हुआ है हैज लॉस्ट हिज सेंस ऑफ शेम। हम कहना ये चाहते हैं कि मैं समझता हूँ या फिर मैं मानता हूँ उस व्यक्ति को, एक खोया हुआ खोया हुआ व्यक्ति जो अपने सेंस ऑफ शेम यानी कि शर्म उसको महसूस हो, ये चीज़ उसने खो दी हो। यानी कोई काम करता है, उसको उस काम में शर्म नहीं महसूस होती है, तो ऐसे व्यक्ति को मैं खोया हुआ मानता हूँ। ये हम कहना चाहते हैं। क्यों? देखिए, जैसे करप्शन है, रिश्वत लेना है, तो ये एक बहुत ही गलत काम होता है। जिन लोगों को शर्म आती है, वो लोग कहते हैं, "भई हम पैसे लेते हैं किसी काम को करने के, यानी कि सैलरी लेते हैं और इसी से हमारा काम चल जाता है।" लेकिन कुछ लोग होते हैं सैलरी भी लेते हैं, साथ में रिश्वत भी लेते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ही हम कह सकते हैं कि मैं समझता हूँ या मानता हूँ उस व्यक्ति को खोया हुआ जो अपने शर्म करने को भूल गया हो, ठीक है? जिसे शर्म महसूस होनी बंद हो गई हो। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे हू को। हू पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है, हम हू को यूज़ करेंगे। सेंटेंस क्या बन जाएगा? आई रिगार्ड दैट मैन एज़ लॉस्ट हू हैज़ लॉस्ट हिज सेंस ऑफ शेम। ठीक है? तो ये आपका सेंटेंस तैयार हो गया। अब हम चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। हमारा अगला सेंटेंस कह रहा है वेल्थ इज़ नॉट हिज, फिर इसके बाद एक ब्लैंक स्पेस, फिर लिखा हुआ है हैज़ इट, बट हिज, फिर इसके बाद एक ब्लैंक स्पेस है, फिर लिखा हुआ है एन्जॉयज इट। हम कहना ये चाहते हैं कि जो दौलत होती है, तो वो उसकी नहीं होती है जिसके पास वो होती है, ठीक है? मगर ये उसकी होती है जो इसे इस्तेमाल करता है। मान लीजिए आपके पास कई हज़ार करोड़ रुपए हों, तो वो आपके अपने पैसे तब तक ही नहीं होंगे, जब तक कि आप उनको खर्चा करने का अधिकार ना रखते हों। बैंक में पैसा पड़ा हुआ है लेकिन बैंक का पैसा तो नहीं होता है, वो लोगों का होता है। तो पैसा चाहे जितना किसी के पास हो, दौलत किसी के पास कितनी भी हो, वो उसके लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है, उसके लिए वो कोई मायने नहीं रखती है अगर वो व्यक्ति उस दौलत का इस्तेमाल नहीं कर रहा होता है। तो वेल्थ इज नॉट हिज, तो हम यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन को फिल करेंगे जो कि होगा हु। शब्द दैट का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन हम पर्सन की बात कर रहे हैं तो ज्यादा बेटर है कि आप हु का यूज करें। फिर नेक्स्ट वाले में भी हम पर्सन का ही यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर हु का ही यूज करेंगे, ठीक है? तो वेल्थ इज नॉट हिज हु हैज इट, बट हिज हु एंजॉयज इट। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। यहाँ पर लिखा हुआ है प्यूपल, फिर इसके बाद एक ब्लैंक स्पेस है, फिर दिया हुआ है आर टू शार्प कट देयर ओन फिंगर्स। ठीक है? प्यूपल यानी कि लोग, आर टू शार्प यानी कि वे लोग जो बहुत ही तेज होते हैं, ठीक है? शार्प का मतलब तेज। कट देयर ओन फिंगर्स, वो खुद की ही उंगलियां काट लेते हैं, ठीक है? ये आपका क्या है? एक सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में हमें जो रिलेटिव प्रोनाउन फिल करना है वो रिलेटिव प्रोनाउन प्यूपल के लिए होगा। हम कहना चाहते हैं कि प्यूपल कट देयर ओन फिंगर्स, लोग अपनी उंगलियां खुद ही काट लेते हैं। तो कौन से लोग अपनी उंगलियां खुद ही काट लेते हैं? जो बहुत तेज होते हैं। तो हु आर टू शार्प, ठीक है? हम यहाँ पर क्या फिल करेंगे? हम फिल करेंगे हु को, ठीक है? ये हो जाएगा पीपल हु आर टू शार्प कट देयर ओन फिंगर्स। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अगले सेंटेंस पे। अब ये हमारा सेंटेंस नंबर 24 है और ये कह रहा है ट्रुथ प्रोवोक्स दोज, यानी कि सत्य
उन लोगों को प्रोवोक करता है, उन लोगों को गुस्सा दिला देता है, किन लोगों को? इट डज नॉट कन्वर्ट। देखिए, समझने वाली बात है कि हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो लोग ट्रुथ के ज़रिए प्रोवोक हो रहे हैं, ठीक है? गुस्से में आ रहे हैं। और ट्रुथ के लिए हमने जो प्रोनाउन यूज़ किया है वो है इट, ठीक है? तो इट डज़ नॉट कन्वर्ट, ट्रुथ डज़ नॉट कन्वर्ट हम कह सकते हैं। तो ट्रुथ किन लोगों को कन्वर्ट नहीं कर सकता, ये हमें बताना है। यहाँ पर जो हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, वो रिलेटिव प्रोनाउन हमारा होगा whom, ठीक है? क्योंकि हम पर्सन की ही बात कर रहे हैं और इसके अलावा ये जो whom है ये कह रहा है कि जो दोज हैं यानी कि जो लोग हैं वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरीके से ट्रीट किए जा रहे हैं। ट्रुथ यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, नॉमिनेटिव केस में है। तो ट्रुथ प्रोवोक्स दोज होम इट डज नॉट कन्वर्ट। आपका ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें कहा गया है वी डू नॉट नो। तो ये सेंटेंस आपका जो है ये पार्ट इतना कंप्लीट है, ठीक है? क्लॉज आपकी कंप्लीट है। वी डू नॉट नो, हमें नहीं पता, ठीक है? ही इंटेंड्स टू डू, इंटेंड्स का क्या मतलब होता है? इंटेंट्स का मतलब होता है उसकी क्या इच्छा है, वो क्या करना चाहता है, वो क्या चाहता है, ठीक है? तो वो कोई काम करना चाहता है, उसकी ये इच्छा है और वो क्या करना चाहता है हमें ये चीज़ नहीं मालूम है। तो हिंदी में हम क्या के लिए व्हाट का ही यूज़ करते हैं और व्हाट हमारा एक रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है। हम यहाँ पर व्हाट का यूज़ करेंगे। सेंटेंस क्या बनेगा? वी डू नॉट नो व्हाट ही इंटेंड्स टू डू, ठीक है? हमें नहीं मालूम कि उसको या उसे क्या करने की इच्छा है, ठीक है? अब हम अगले सेंटेंस पे चलते हैं। सेंटेंस नंबर 26 कह रहा है इट इज एन इल विंड, ठीक है? इल विंड यानी कि एक बुरी हवा, यानी कि ऐसी हवा जैसे कि आंधी है, तूफान है। तो इस टाइम पे जो हवाएं चलती हैं वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती हैं, इससे किसी को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता और यही बात कही जा रही है। ब्लोज नो बॉडी गुड, यानी कि जो तेज हवा चलती है उससे किसी को फ़ायदा नहीं होता। तो इट इज एन इल विंड, ये एक बुरी हवा है जो किसी को कोई फायदा नहीं पहुंचाती। इसके लिए हम दो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। एक हमारा रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होगा जो कि बहुत ही कॉमन है जैसे कि विच, ठीक है? और दूसरा जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो हो सकता है दैट। क्यों? क्योंकि इन दोनों का इस्तेमाल हम चीज़ों के लिए करते हैं, ठीक है? और हवा क्या है? एक चीज़ है। पर्सन को छोड़ कर के बाकी सारी चीज़ें चीज़ ही होती हैं। इन इवन एनिमल्स भी, ठीक है? तो इट इज़ एन इल विंड, ये एक बुरी हवा है जो किसी को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाती। हम यहाँ पर व्हिच का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? या आप दैट का यूज़ करना चाहें दैट का यूज़ कर लीजिए। सेंटेंस क्या हो जाएगा? इट इज़ एन इल विंड व्हिच ब्लोज़ नोबडी गुड। ओके? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारे सामने सेंटेंस नंबर 27 है और इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है इज दिस अ डैगर। डैगर का मतलब क्या होता है? डैगर का मतलब होता है खंजर, ठीक है? अच्छा, एक काम की बात मैं आपको बताता हूँ। डैगर का मतलब खंजर होता है और नाइफ का मतलब चाकू होता है, ठीक है? अक्सर मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो डैगर का मतलब चाकू बोलते हैं और नाइफ का मतलब भी चाकू बोलते हैं। चाकू का मेनली काम क्या होता है? रसोई में होता है यानी कि किचन में होता है। उससे हम किसी चीज़ को काटते हैं, ठीक है? लेकिन जो डैगर का काम होता है, खंजर का काम होता है, तो ये काटने के काम नहीं आता है, ठीक है? ये मारने के काम आता है। तो डैगर और नाइफ ये दोनों चीज़ें अलग-अलग होती हैं, ठीक है? ये डिफरेंस होता है। तो इज़ दिस अ डैगर? क्या ये एक डैगर है? यानी कि खंजर है, ठीक है? उसके बाद हम
एक ब्लैंक स्पेस को देख रहे हैं और फिर जो ये सवाल कर रहा है वो कह रहा है आई सी बिफोर मी, यानी कि जो मैं अपने सामने देख रहा हूँ। तो हम जो के लिए यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हम हु का तो यूज करेंगे नहीं क्योंकि हु पर्सन के लिए यूज होता है, ह्यूमंस के लिए यूज होता है। यहाँ पर हम विच का यूज कर सकते हैं, दैट का यूज कर सकते हैं। ह्यूमंस को छोड़ करके कभी भी आपको किसी भी चीज के लिए नॉमिनेटिव प्रोनाउन का यूज करना हो तो आप यही यूज करेंगे, दैट का। ठीक है, दैट या विच का। इसको हम नॉमिनेटिव केस में भी यूज कर सकते हैं, एक्यूजेटिव केस में भी यूज कर सकते हैं, थिंग्स के लिए। ठीक है, इज दिस अ डैगर दैट आई सी बिफोर मी। ठीक है, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं सेंटेंस नंबर 28 पर। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 28 है। यहाँ पर लिखा हुआ है आई नो टू और इसके बाद एक ब्लैंक स्पेस है, फिर लिखा हुआ है यू आर अलूडिंग। अलूडिंग का मतलब क्या होता है? अलूडिंग का मतलब होता है इशारा करना। जैसे आप हिंट, आपने अक्सर पढ़ा होगा, हिंट दीजिए, या हिंट का मतलब मालूम होगा इशारा करना होता है, वैसे ही अलूडिंग का मतलब होता है। हम यहाँ कह रहे हैं कि मुझे मालूम है कि आप किसकी ओर इशारा कर रहे हैं। ओके, हम यहाँ पर होम का यूज करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर किसी की ओर इशारा करने की बात कर रहे हैं। होम पर्सन्स के लिए यूज किया जाता है, हमने उसको फिल कर दिया। आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, आई नो टू होम यू आर अलूडिंग। ओके, अब हम चलते हैं सेंटेंस नंबर 29 पर। अब सेंटेंस नंबर 29 है, इसे देखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले एक ब्लैंक स्पेस, ठीक है, फिर लिखा हुआ है द गॉड्स वुड डिस्ट्रॉय। ठीक है, दे फर्स्ट मेक मैड। ठीक है, तो दे किसके लिए यूज हुआ है? दे यूज हुआ है गॉड्स के लिए। ठीक है, यानी कि गॉड्स जिसको बर्बाद करना चाहें, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है बर्बाद करना, तो अगर बर्बाद करना चाहें तो वे पहले उसे पागल कर देते हैं। किसे पागल कर देते हैं? उसे। ये कौन है? ये ऑब्जेक्ट है, एक पर्सन है जो ऑब्जेक्ट के तौर पे है। ठीक है, एक्यूजेटिव केस में है। पर्सन के लिए हम एक्यूजेटिव केस में क्या यूज करते हैं? हम होम का यूज करते हैं। ठीक है, तो होम द गॉड्स वुड डिस्ट्रॉय, दे फर्स्ट मेक मैड। ये आपका सेंटेंस हो गया। अब चलते हैं सेंटेंस नंबर 30 पर। सेंटेंस नंबर 30 में हम कह रहे हैं ही इज द वेरी मैन। ठीक है, ये वही इंसान है या ये वही व्यक्ति है वी वांट। ठीक है, उससे पहले हमारे पास एक ब्लैंक स्पेस है जिसमें हमें रिलेटिव प्रोनाउन को फिल करना है। तो ये वही व्यक्ति है जिसे हम चाहते हैं, हम ऐसा कहना चाह सकते हैं। किसे चाहते हैं? जिसे हम चाहते हैं, यानी कि ये वो ऑब्जेक्ट है जो हमें चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? होम का यूज करेंगे। क्यों होम का यूज करेंगे? क्योंकि जो ये मैन है ये पर्सन होता है, ह्यूमन होता है। तो ही इज द वेरी मैन होम वी वांट, ये हमारा सेंटेंस होगा। अब हम चलते हैं सेंटेंस नंबर 31 पर। सेंटेंस नंबर 31 को हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज रिसाइट। रिसाइट का मतलब होता है सुनाना। ठीक है, और इसके बाद एक ब्लैंक स्पेस है, फिर लिखा हुआ है यू हैव लर्न। ठीक है, तो सुनाइए जो आपने सीखा है। जो आपने सीखा है या क्या आपने सीखा है। ठीक है, हम यहाँ पर व्हाट का यूज करेंगे। प्लीज रिसाइट व्हाट यू हैव लर्न, ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। और अब हम सेंटेंस नंबर 32 को देखेंगे। हमारे सामने सेंटेंस नंबर 32 है और यहाँ पर लिखा हुआ है दे ऑलवेज टॉक, और इसके बाद एक ब्लैंक स्पेस है, फिर लिखा हुआ है नेवर थिंक। हम कहना ये चाहते हैं कि वे हमेशा बातें करते हैं जो कभी नहीं सोचते। नेवर का मतलब कभी नहीं। तो ऐसे लोग जो कभी भी नहीं सोचते हैं वो हमेशा क्या करते हैं? बातें करते हैं। तो यहाँ पर हम जो सेंटेंस है उसमें हम क्या कहना चाहते हैं? वे लोगों के बारे में कहना चाहते हैं, जो लोग। ठीक है, जो के लिए हम दैट का भी यूज कर सकते हैं और हु का भी यूज कर सकते हैं। देखिए, बेटर ये है कि आप हु का यूज करें। मॉडर्न इंग्लिश में जो है हम दैट का भी यूज करते हैं। ठीक है,
इस टाइप के सेंटेंसेस में वो भी गलत नहीं होता है। वैसे दैट का यूज़ मैं प्रेफ़र यही करता हूँ कि उन सेंटेंसेस में यूज़ करूँ जहाँ पर पर्सन की बात ना की जा रही हो। जहाँ पर पर्सन की बात की जा रही हो, ह्यूमन की बात की जा रही हो, वहाँ पर हो और होम का ही यूज़ हो। तो हमेशा याद रखिए कि ह्यूमन्स के अलावा बाकी किसी भी चीज़ के लिए आपको बात करनी है, आप दैट का यूज़ करिए, व्हिच का यूज़ करिए, लेकिन जब ह्यूमन की बात हो तो आप हू का यूज़ करिए, ठीक है? ये मुझे बहुत ही ज़्यादा सही लगता है। बाकी अगर आप इसकी जगह दैट का भी यूज़ करते हैं तो सेंटेंस गलत नहीं होगा, सेंटेंस सही रहेगा, बस थोड़ा-सा अ, फॉर्मल तरीके में नहीं रहेगा, ठीक है? अब हम चलते हैं सेंटेंस नंबर 33 पर। तो हम सेंटेंस नंबर 33 को देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सच, इसके बाद आपको एक ब्लैंक स्पेस देखने को मिलेगा। फिर लिखा हुआ है हैव प्योर हार्ट्स शैल इनहेरिट द किंगडम ऑफ हेवन। ठीक है, तो एक चीज देखिएगा कि सच के बाद जो भी रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है वो होता है ज्यादातर एज ही होता है। ठीक है, तो आप एज को यहाँ फिल कर सकते हैं। बाकी सेंटेंस का मतलब समझिए, सच एज हैव प्योर हार्ट्स शैल इनहेरिट द किंगडम ऑफ हेवन। ठीक है, ऐसे जैसे सच्चे दिल वाले इनहेरिट करेंगे, यानी कि जाकर के रहेंगे, द किंगडम ऑफ हेवन, यानी कि स्वर्ग के राज्य में। स्वर्ग का राज्य क्या है? ईश्वर के छत्र छाया में रहना स्वर्ग का राज्य है। ठीक है, तो बेसिकली स्वर्ग में वही लोग जाएंगे जो सच्चे दिल रखते हैं। ये इस सेंटेंस का मतलब है। तो यहीं पे आपकी एक्सरसाइज 31 कंप्लीट होती है। इसमें 33 क्वेश्चन थे, हम लोगों ने एक एक करके सभी को सॉल्व कर दिया है। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे अगली एक्सरसाइज के साथ। हैव अ लवली डे, साइनिंग ऑफ।